हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का मैथ कैलकुलस। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके अंतर्गत टॉपिक है रेट मेजर। रेट मेजर का ये लेक्चर 3 है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 और 2 देख लीजिएगा। रेट मेजर का ये टॉपिक, रेट मेजर में हमने आपको बताया था कि dx बाई dt को कहते हैं x के चेंज करने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम dy बाई dx कहते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी एक वस्तु के चेंज करने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में या दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में, ये हो जाता है आपका रेट मेजर। इस क्रम में हम लोग एनसीईआरटी को शुरुआत किए थे प्रॉब्लम्स के तौर पर, थ्योरी समझते हुए लेक्चर 1 और 2 में। चलिए प्रॉब्लम के सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बताया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे रेट मेजर के लेक्चर 1 और 2 में। आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बैलून है, ये हमेशा स्फेरिकल रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बैलून सर्कुलर नहीं होता है भाई। सर्कुलर 2 डायमेंशनल फिगर होता है और स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो बैलून इज 3 डायमेंशनल यानी स्फेरिकल। सवाल कह रहा है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इसको होता है फुलाना। जब इसमें हम हवा देते हैं तो ये हमेशा ये स्फेरिकल रूप में ही रहता है। कोई बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है जब हम इसको हवा देते हैं, फुलाते हैं। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यहाँ से पकड़ना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, यानी इसको पंपिंग कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के चेंज करने का रेट दिया हुआ है, dv बाई dt दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, जहाँ भी हमने वॉल्यूम को कहा है। तो वॉल्यूम जो है क्यूब का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब सवाल पढ़ने से पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या निकालना है। जो दिया हुआ है उसको हम पहले समराइज तो कर लें। तो सवाल कह रहा था कि किसी बैलून में जब हम हवा देते हैं, उसको फुलाते हैं, तो यह स्फेरिकल ही रहता है रिमेनिंग हमेशा। और फुलाने का जो रेट है, यानी इसमें गैस देने का जो रेट है, गैस भरने का जो रेट है, वो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहिएगा वॉल्यूम में कैसे दिया हुआ है, तो यूनिट भी तो कोई चीज़ होता है भाई, उस यूनिट से पकड़ लिए। क्यूबिक है तो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के बढ़ने का रेट दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसको, तब सवाल पढ़ेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ना हमको dv बाई dt मिलेगा। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r² इंटू dr बाई dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में तो t नीचे में चाहिए। अब इस dv बाई dt दिया हुआ है 900 बराबर हो गया, ये 3 से 3 काट दीजिए, 4 पाई r² इंटू dr बाई dt। 900 बराबर हो गया 4 पाई r² इंटू dr बाई dt। क्लियर हो गया बात। अब सवाल कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यानी हमको यही निकालना है dr बाई dt। भाई बड़ा आसान हो गया बनाते बनाते। हमको निकालना है dr बाई dt जब r का मान हो जाए 15। तो सब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई, r का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर यानी 225 इंटू dr बाई dt। 225 गुने 4 कीजिएगा तो 900 आ जाएगा। तो इधर तो बच गया कुछ नहीं, इधर बच गया 1, तो इसको हम लिख देते हैं
1/पाई बराबर हो गया dr/dt। यानी फाइनली हमको क्या मिल गया, फाइनली मिल गया dr/dt बराबर 1/पाई, और रेडियस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसका रेडियस 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से आप बढ़ाते हैं तब इसका वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम के बढ़ने का रेट होता है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर देखिएगा उसी टाइप का सवाल आ गया। कह रहा अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ऐसे इसको पढ़ते हैं बलून, लेकिन हम लोग बिहार के हैं भाई। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है जिसका रेडियस अगर हम r मान लेते हैं तो इसका शेप हमेशा स्फेरिकल रहता है। ये बात आप पहले सीख चुके हैं इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट निकालना है, dv/dt निकालना है, और जब r का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, फाइंड अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। रेडियस वेरिएबल है, यानी हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यही पकड़ना है, यही सब छोटी छोटी बातों को पकड़ करके आप सवाल में डेप्थ बना सकते हैं। dv/dt नहीं निकालना है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, रेडियस के हिसाब से। तो कह रहा फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वॉल्यूम के रेट करने, वॉल्यूम के चेंज करने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी dv/dr। तो बड़ा आसान हो गया। v का वैल्यू हो गया 4/3πr3, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। तो हम dv/dr जब निकालेंगे तो 4/3π बाहर निकलेगा, r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², यानी dv/dr बराबर होगा 4πr²। अब हम रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू r का 10, तो dv/dr बराबर होगा 4πr², यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी 400 पाई वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, रेडियस के रिस्पेक्ट में है, तो पर सेंटीमीटर 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। करा अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लीनिंग मतलब होता है झुका हुआ। कोई सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबा है, वो किसी दीवार पर झुका हुआ है। मान लीजिए कि ये आपका दीवार है, तो इस दीवार पर एक सीढ़ी झुका हुआ है जिसका लंबाई है 5 मीटर। ये सीढ़ी का लंबाई है 5 मीटर और ये दीवार है, मान लीजिए। फिर से अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कोई 5 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार से लगा हुआ है, झुका हुआ है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, ये बॉटम हो गया, बॉटम मतलब पेंदी। तो सीढ़ी का जो बॉटम है उसको पुल्ड किया जाता है। तो देखिए पुल्ड ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो सवाल पढ़िए मन से, सवाल क्या करा, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल तो ये था, तो वॉल से दूर ऐसे पुल किया जा रहा है। तो जब सीढ़ी को इधर पुल कीजिएगा तो इसका मतलब सीढ़ी नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। जैसे जैसे इसको आगे ले जाइएगा, पुल कीजिएगा सीढ़ी के बॉटम को, तो ये दीवार पर नीचे आएगा। तो ये करा द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लैडर को पुल करने का रेट। यानी अगर ये डिस्टेंस हम x मानते हैं, किसको, वॉल से लैडर के बॉटम के बीच का डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं, तो सवाल कर रहा है कि dx/dt बराबर है 2 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। ये कह रहा है, कह रहा व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर लैडर हो जाए तब ऐसी स्थिति में हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अगर हम वॉल का हाइट को y मान लेते हैं तो हमको निकालना है dy बाई डी टी क्या होगा जब x का मान कितना हो जाए 4 मीटर। यानी दीवार पर सीढ़ी के डिक्रीज होने का जो रेट है, डाउनफॉल होने का जो रेट है वो क्या होगा, यदि सीढ़ी का बॉटम दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो। ध्यान देना है, यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है भाई कि सीढ़ी का लंबाई 5 मीटर है, ये सीढ़ी का लंबाई, और पुल करने का जो रेट है वो सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट को सेम रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि x, y और 5 में क्या कंडीशन होगा। ये वॉल हो गया, ये ग्राउंड से बॉटम के बीच का डिस्टेंस हो गया, और ये लैडर का हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं ना। तो क्या लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 25। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और 25 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर होगा 0। अभी डी एक्स बाई डी टी तो दिया हुआ है, x और y के बारे में संबंध प्राप्त करना है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसी फिगर को हम फिर से अब इधर जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि सीढ़ी को झुकाते झुकाते आप इस स्थिति में ले आए कि x का वैल्यू हो गया 4 मीटर, तो जब ये 4 मीटर हो गया तो ऐसी स्थिति में ये तो 5 ही रहेगा, सीढ़ी का लंबाई है। आप कितना इसको खींचते जाइए पेंदी की ओर तो सीढ़िया का लंबाई थोड़े ना घट जाएगा। 5 मीटर लंबा सीढ़ी है तो उसको खिसकाएंगे तो 6 मीटर थोड़े ना हो जाएगा, या 4 मीटर थोड़े ना हो जाएगा, वो 5 मीटर के 5 मीटर ही रहेगा। तो सीढ़ी तो 5 मीटर था। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, यानी जब ये 4 होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। अब यहाँ पर हम डेटा को बैठाना चाहते हैं इस रिलेशन में, लेकिन दिक्कत ये है कि dx बाई डी टी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ix और y है मीटर में, तो हम सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये देखिए x का वैल्यू हो गया 4 मीटर, तो हम इसको लिख देते हैं 400 सेंटीमीटर। ये y बराबर 3 था मीटर, तो हम लिख देते हैं 300 सेंटीमीटर, और ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। अभी सारे वैल्यू को आप रख दीजिए, आपको अननोन मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी, और यही आपको निकालना था। तो चलिए रखते हैं, x का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू कितना हो गया 400 सेंटीमीटर इंटू डी एक्स बाई डी टी, कहाँ है भाई डी एक्स बाई डी टी कहाँ है, यहाँ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 400 गुने 2। बाई कहाँ है, तो बाई यहाँ है, 3 मीटर है यानी 300 सेंटीमीटर। डी वाई बाई डी टी कहाँ है, अरे ये तो निकालना ही है, बराबर हो गया 0। तो 400 गुना 2 यानी 800 प्लस 300 डी वाई बाई डी टी बराबर हो गया 0। यानी आप लिख सकते हैं 300 इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर -800। अब 2 0 काट दीजिए तो डी वाई बाई डी टी बराबर हो गया -8/3। बाई का यूनिट था सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस माइनस को आना इस बात का संकेत है कि डिक्रीज करेगा रेट, किस पर, दीवार पर सीढ़ी के गिरने का।
तो आंसर में हम माइनस नहीं लिखेंगे, आंसर में क्या कहेंगे, आंसर में कहेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट। एक लाइन और, आंसर में हम लोग ऐसा लिखेंगे कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑन द वॉल, दीवाल इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। यहाँ कंफ्यूजन में मत आइएगा कि सर कैलकुलेट करके आप लिखे थे माइनस और आंसर में लिख दे हैं प्लस। अरे दोनों एक ही बात है, यहाँ लैंग्वेज नहीं है तब माइनस, और यहाँ लैंग्वेज तो लिखिए ना दिए जी कि रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, दीवार पर सीढ़ी के खिसकने का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। और कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। जरा एक बार लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज द x कोऑर्डिनेट। सवाल को समझिए क्या कह रहा है। सवाल को हम थोड़ा रिप्रेजेंट करके समझते हैं तो कुछ बात अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करने का इसका पाथ मान लीजिए ऐसा है। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, यानी ये कर्व जो है आपका 6y = x³ + 2 है। ये मत समझिएगा कि x³ + 2 जो है उसका ही ग्राफ हम खींचे हैं क्या, नहीं, हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसा ही पाथ होगा, इसी पाथ पर मूव कर रहा होगा। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। सवाल क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इसी कर्व पर हमको कोई पॉइंट निकालना है, एट विच, जहां y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। मान लीजिए यही पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो यही पॉइंट निकालना है और दिया हुआ है कि y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट यानी dy/dt x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। तो x कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट क्या होगा, dx/dt, इसका 8 गुना है। यही बात समझा जा रहा था। सवाल था कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक पाथ पर जिसका इक्वेशन है 6y = x³ + 2। आपको निकालना है इस कर्व पर स्थित एक ऐसा पॉइंट जहां पर y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। तब ऐसे स्थिति में आप पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो कर्व हमारे पास है भाई 6y = x³ + 2। अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो मिलेगा 6 × dy/dt बराबर x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² × dx/dt और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यानी 6 × dy/dt बराबर होगा 3x² × dx/dt + 0। y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy/dt, x³ का डेरिवेटिव 3x² और फिर dx/dt। अब कह रहा है कि कर्व पर जो पॉइंट है वो हमको निकालना है और उसको निकालने के लिए कंडीशन ये भी तो दिया हुआ था कि dy/dt बराबर होगा 8 times dx/dt, यानी 6 × dy/dt के जगह पर रख देते हैं 8 × dx/dt बराबर हो जाएगा 3x² × dx/dt।
अब यहाँ देखिएगा dx बाई डी टी से dx बाई डी टी काट मत दीजिएगा। नेवर कैंसिल द वेरिएबल, इट विल कॉजेज लॉस ऑफ रूट। जैसे 5x² बराबर है x, तो x काट दिए तो 5x बराबर 1 है, x बराबर 1/5, बिल्कुल गलत है। नेवर कैंसिल द वेरिएबल। दूसरी बात, dx बाई डी टी काट दीजिएगा तो dx बाई डी टी खत्म हो गया, इसका मतलब पॉइंट वेरिएबल है ही नहीं, चेंज कर ही नहीं रहा है, यानी कांस्टेंट हो गया। तो कभी भी सब काम इस तरह का हरकत मत कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, dx बाई डी टी को सेपरेट कर करके कॉमन ले लीजिए, तो इधर हो जाएगा 48 माइनस 3x² बराबर 0। अब ये 0 या फिर ये 0, लेकिन आप dx बाई डी टी 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मूव करने का मतलब है कि पॉइंट वेरिएबल है, और जब वेरिएबल है तो उसको वेरिएबल पॉइंट कहेंगे। तो उसका डेरिवेटिव 0 कैसे हो जाएगा? किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब था कि वो कांस्टेंट है, और यहाँ तो सवाल कर रहा है कि मूव कर रहा है। यही सब बात को समझना रहता है। बेसिक टीचर से पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम 0 से लेकर ऊपर तक पढ़िए, तब तरक्की कीजिएगा। और रिवीजन पूरा कीजिए, पूरा। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट मेजर है, तो उसमें हम हेडिंग बनाए हुए हैं, रेट मेजर का वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। अभी नहीं कि कोई रेट मेजर का वीडियो 3 निकाल के पढ़ना शुरू कर दे, तमाशा थोड़े ना है। इतना आसान रहता था सबको, तो आकाशीय में नहीं ना आता। वीडियो लेक्चर 1 से पढ़िए। रेट मेजर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर कौन सा तमाशा काय के लिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना है तो सबके प्लेलिस्ट को देखिए, अब प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब यहाँ dx बाई डी टी 0 नहीं होगा। एक बार हम फिर से बता दें क्यों नहीं होगा। dx बाई डी टी 0 होने का मतलब हुआ कि x के चेंज करने का रेट आप 0 कर रहे हैं। तो x के चेंज करने का रेट 0 कर रहे हैं, तो 0 कब होगा? जब वो कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का मतलब हुआ कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है बल्कि रुका हुआ है, जबकि सवाल में तो कह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है। तो dx बाई डी टी 0 नहीं होगा। इसका मतलब 48 माइनस 3x² बराबर 0 होगा। इसका मतलब 3x² बराबर होगा 48। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x² बराबर 16। तो x बराबर हो जाएगा आपको प्लस भी 4 और माइनस भी 4। तो अब हम देख लेते हैं पॉइंट x और y दोनों का। तो हम पहले देखते हैं कि जब x बराबर +4 है तो y बराबर क्या मिलेगा। तो कर्व पर का पॉइंट निकालना है ना। तो कर्व का इक्वेशन तो यही था, 6y बराबर x³ + 2। तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, x³ + 2 डिवाइडेड बाई 6। अब x का मान हमने क्या रख दिया है, x का मान रख दिया 4। तो 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64 और 2 66/6 यानी 11। तो जब x का मान 4 है, y का मान 11 है, इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट मिला वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 11, 4,11। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब x बराबर -4 भी तो होगा। तो जब x बराबर -4 होगा तो y बराबर क्या होगा, -4 का पावर 3 यानी -64 + 2/6 यानी -62/6 यानी -32/3। तब ऐसी स्थिति में पॉइंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, -4 और -32/3। -4 और 32 नहीं, 31 दूनी 62, 31 -31/3। समझ रहे हैं? -64 + 2 यानी -62/6। तो 31 दूना 62, 3 दूना 4, 31 × 2 = 62 और 3 × 2 = 6। समझाई बात? यानी इस कर्व पर हमको 2 पॉइंट ऐसा मिल गया, इस कर्व पर ऐसे 2 पॉइंट मौजूद हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। और वो दोनों पॉइंट हमको मिल गया कौन, 4,11 और -4, -31/2। ये 2 ऐसे पॉइंट मिले कर्व पर जहां पर y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना था। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
एक आध सवाल और बता सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा वीडियो बनेगा दोगो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक सवाल बताया जाएगा ये तय है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को पहुंचा दीजिए कि लोग अपने से पढ़ सकें। 11th 12th और JEE लेवल का मैथ्स बड़े ही सरल अंदाज में, एक दूसरे का मदद कीजिए। मदद करने से आपको फल ही मिलता है, लाभ ही मिलता है। वैसे लोगों के बीच इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइए जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। बस सलाह यही देना है कि वीडियो को प्रारंभ से देखिए, इनिशियल से देखिए। डिफरेंशिएशन है तो शुरू से देखिए, कंटिन्यूटी है तो लेक्चर 1 से देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी है तो लेक्चर 1 से देखिए। रोल्स थ्योरम है, LMB थ्योरम है, रेट मेजर है, कोई भी चीज़ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, जिसको भी देखना है लेक्चर 1 से देखिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।